नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम हार्ट पर होने वाली तमाम सारी दिक्कतों को लेकर बात करते हैं और हमारे लिए एक बार फिर खुशी का क्षण है कि हमारे साथ जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विराग तुपकर हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने कोरोना को लेकर भी काफ़ी डिस्कशन किया था। अब चूँकि बात हार्ट की है और बहुत सारे लोग समस्याओं को लेकर घिरे रहते हैं। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हार्ट अटैक आने के बाद क्या करना चाहिए? और उससे पहले भी ये मैं जानना चाहता हूँ कि सिम्पटम्स क्या हार्ट अटैक? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको समझने में, देखिए जैसे हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई करते थे, अपना हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी, तो हमारे जी, प्रोफेसर ने, मुझे आज वो लाइन याद आती है, हमको बताया था कि 6 तरीके से हार्ट अटैक प्रेजेंट कर सकता है, जो 6 बेसिक सिम्टम होते हैं। जी, तो एक होता है, सबसे पहला सिम्टम होता है कि जो सबसे क्लासिकल होता है कि सीने में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में या सेंट्रल, जो मध्य भाग में हमारे सीने में दर्द होना, जी, भारीपन महसूस होना, जी, सांस वगैरह फूलना, ये एक हो गया। दूसरा होता है जो थोड़ा सा एटिपिकल जो प्रेजेंटेशन होते हैं जिसको बोलते हैं, जी, उसमें ये होता है कि लेफ्ट कंधे में दर्द होता है, या लेफ्ट साइड के गले में दर्द होता है, लेफ्ट जॉ में या जबड़े में दर्द हो सकता है। तो ये होता है। ये दर्द लेफ्ट पूरे आर्म में, पूरे ऊपर के दाहिने हाथ में पूरा नीचे तक भी जा सकता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन होता है। तीसरा होता है कि पेशेंट कई बार सांस फूलने की वजह से आते हैं कि उनको दर्द पता ही नहीं चलता कई बार। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन लोगों में डायबिटीज अगर बहुत अनकंट्रोल्ड है या बहुत समय से, बहुत वर्षों से अगर उनको डायबिटीज है, तो उन लोगों में जो नर्व एंडिंग्स हैं वो थोड़ी सी उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको क्लासिकल जो पेन होता है वो नहीं हो, पता नहीं लगता है। तो पता नहीं चलता है। तो उसकी वजह से उनका हार्ट, जो बेसिकली अटैक आने की वजह से पंप फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सांस फूलती है। ये एक प्रेजेंटेशन। और एक चीज जो एटिपिकल होती है, जो खास करके हमको फीमेल्स, हमारे जो लेडीज हैं, उन लोगों में ज्यादा देखने मिलती है, वो ये है कि पेट में दर्द होता है, ऊपरी भाग में। तो वो कई बार एसिडिटी या गैस बनने की उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको एसिडिटी हो रही है। तो वो हो गया एक। और सबसे आखिरी प्रेजेंटेशन जो होता है, वो बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जो है सडन कार्डियक डेथ। जो हम सुनते हैं कि अटैक आया और सडनली वो एक्सपायर हो गए, कोलैप्स हो जाता है मरीज। वो जी। हो सकता है घर में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, रास्ते पे हो, गार्डन में हो, कहीं भी हो सकता है। तो एक प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक का ये भी है कि पेशेंट सडनली डाइज, क्योंकि उसमें अटैक आने की वजह से जब हार्ट की कोई नस, जो अगर कोई मेजर नस सडनली बंद हुई हो और ब्लड सप्लाई सडनली मसल को रुक जाता है, तो काफी अनस्टेबल होने की वजह से हार्ट कंप्लीटली बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सडनली पर्सन, इंसान की मौत हो जाती है। तो दैट इज द लास्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक हार्ट अटैक। आपने बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से इन सब चीज़ों को समझाया है और सही बात है, जो लोग जो शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो अटैक कब आकर चला गया है, वो अटैक कितना नुकसान कर गया। बहरहाल डॉक्टर साहब, अटैक आने के बाद पेशेंट को सबसे प्रिलिमिनरी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे प्रिलिमिनरी, सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि अगर पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को ये लग रहा है कि उसे हार्ट संबंधी परेशानी हो रही है, सीने में दर्द है या हार्ट अटैक है, उन्हें इसको ये सोच के नदारद कर देना गलत है कि अपने को गैस हो रही है या एसिडिटी हो रही है। कई बार कई पेशेंट ये सोच लेते हैं कि हमको तो हो ही नहीं सकता हार्ट अटैक। वो भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो इम्यून है, हार्ट अटैक नहीं आएगा ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता, हार्डली कोई होगा। दूसरा चीज ये जरूरी है कि सबसे पहली बात है कि आपको जाके करीबी, आपके जो भी करीब से करीब हॉस्पिटल या जो भी मेडिकल फैसिलिटी है जहाँ पे ईसीजी हो सकता है सिंपल, ये ईसीजी कराना चाहिए, क्योंकि ईसीजी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कोई मेजर अटैक है तो वो जरूर पकड़ में आ जाए। दूसरा, अगर उसमें इनको हार्ट की समस्या है, तो उन्हें तुरंत के तुरंत उसमें अपने को इकोकार्डियोग्राफी की जांच होती है, ये करना पड़ सकती है, या खून की कुछ जांचें होती है, ट्रोपोनिन वगैरह, ये करने की जरूरत पड़ सकती है। जो हो सकता है क्लिनिक सेटिंग में अवेलेबल ना हो, उसके लिए आपको एक बड़े हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हॉस्पिटल में जाएं और अपनी जांच करवाएं। तो जांच करने पर ही ये पता चलेगा कि आपको अटैक ही आया है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमको ये हो सकता है और हमें इसका इलाज करवाना पड़ेगा, तो जांच कराना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब अटैक आता है तो हॉस्पिटल में जाने से कतराने की जो प्रॉब्लम है हमारे इंडियन लोगों में, काफी लोगों में देखा जाता है। ये पाया गया है कि महिलाओं में ये बहुत पाया गया है कि कई बार वो लोग सिम्टम्स छुपा जाते हैं। ये जो हमारे इंडियन रजिस्ट्री स्टडीज होते हैं भारतीय पेशेंट्स में, उसमें ये कई बार पाया गया कि फीमेल्स अपने सिम्टम्स सबसे ज्यादा छुपाते हैं, या वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं कि ये भाई हमको ये एसिडिटी की वजह से ही हो रहा है, या ये हार्ट की समस्या नहीं है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, सोशल रीजंस भी हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, बहुत से रीजंस हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि अगर हमको कोई समस्या हो रही है या सीने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट अटैक जैसा लग रहा है या आपको डाउट भी है, तो आप अपना जाके सबसे पहले चेकअप कराना चाहिए। आपने बहुत विस्तार के साथ बताया है डॉक्टर साहब, लेकिन आम तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फीमेल्स होती है उनकी टेंडेंसी होती है कि वे काम में लगी रहती है और कई बार बताती भी नहीं, जिसका परिणाम वाकई में दिक्कत वाला होता है। अगर हम बात करें एंजियोग्राफी, एक पहली प्रोसीजर माने हम जिससे हार्ट अटैक का कंफर्मेशन होता है या ब्लॉकेज का कंफर्मेशन होता सही बात है। तो जब एक बार ईसीजी या सीने में ये जो ब्लड टेस्ट है या इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट की एक तरह की सोनोग्राफी होती है, ये सब नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है। इनमें जब अपने को मोस्टली इनमें 99 100% केस में कंफर्म हो जाएगा, 99.99 मान लीजिए कि इनको हार्ट अटैक आया। हार्डली कोई 0.1% होता है जिसमें कुछ छोटा मोटा डाउट हो जाता है। लेकिन इन ये सब करने के बाद हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना है कि सबसे पहला नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होती है एंजियोग्राफी। क्योंकि देखिए, अटैक आया और अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पे कैथ लैब हो, क्योंकि एंजियोग्राफी एक बड़े से सेटअप में होती है जिसके लिए कैथ लैब चाहिए। कैथ लैब एक जो पूरी एक मशीनरी वाली सिस्टम है जिसके अंदर एंजियोग्राफी की जाती है। अगर कैथ लैब नहीं है, आप ऐसे शहर में हैं या आप ऐसे जगह पे किसी टाउन प्लेस में है जहाँ पे कैथ लैब नहीं है, तो हो सकता है आपको दूसरे तरह का इलाज दिया जाए, जहाँ पे खून पिघलाने, क्लॉट पिघलाने, जो खून की थपकी बनने से हार्ट अटैक आता है वो नस में फंसने से, तो उसको पिघलाने का इंजेक्शन दिया जाएगा। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो जरूर इस ऐसे हॉस्पिटल में आपको डायरेक्टली जाना चाहिए जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा है और जहाँ पे एंजियोग्राफी तुरंत के तुरंत करके, अगर किसी नस में ब्लॉकेज है तो उसे तुरंत के तुरंत तभी खोल दिया जाएगा। ये अभी हमारी इंडिया की जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी है और वेस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जितनी गाइडलाइंस हैं, इन सब में ये फर्स्ट लाइन रिकमेंडेशन है। मतलब सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है कि किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया है तो उसकी आइडियल सिनेरियो में विद इन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे के अंदर, दर्द शुरू होने के 1.5 घंटे के अंदर अगर एंजियोग्राफी करके उसकी ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है जिस भी तरीके से, मोस्टली एंजियोप्लास्टी से, तो उनके हार्ट के ऊपर उसका मिनिमल रेसिडुअल इफेक्ट रहता है बाद। लेकिन 90 मिनट्स का जो पीरियड है ये इंडिया में मुझे लगता है हार्डली 2 से 3% लोगों में ये अचीव हो पाता होगा जिनको अटैक आता है। बाकी सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट हमेशा डिलेड ही मिलता है। डिले ट्रीटमेंट मिलने का ये उसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि उनमें कुछ ना कुछ हार्ट में रेसिडुअल एक तरह का डैमेज वो रह जाएगा हमेशा। तो हार्ट की जो रिकवरी कंप्लीट होना चाहिए थी वो कभी भी नहीं अचीव। आपने बात एकदम तो परफेक्ट कही इसीलिए और एकदम नए तरीके की बात है। आमतौर पर जब हम किसी पेशेंट को अटैक आता है और जब मालूम पड़ता है तो एंजियोग्राफी जो है शुरू शुरू के उस 2-3 दिन 4 दिन तक नहीं करते हैं, ऐसा शुरुआती दौर में माना जाता है। लेकिन आपने एक बताया है कि 90 मिनट्स का जो गोल्डन टाइम होता है, उस गोल्डन टाइम के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो रिजल्ट अच्छा आने की संभावना होती है। तो ये जो फर्क है इसको लेकर क्या कहें? ये बहुत ही ये मतलब ये एक सैड चीज है कि हमारे देश में ये 90 मिनट्स की जो गोल्डन टाइम है ये मीट नहीं हो पाती कई बार। एज जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को वापस से ओपन करने की पद्धति को अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म में रिवैस्कुलराइजेशन कहते हैं। रिवैस्कुलराइजेशन जो है ये दो तरीके से किया जाता है। एक होता है एंजियोप्लास्टी से, जो इन्वेजिव पद्धति हो गई। दूसरा होता है जो
एक क्लॉट डिसॉल्व करने का, जिसको कहते हैं फिब्रिनोलिसिस। तो ये क्लॉट जो पिघलाने का इंजेक्शन है, इन दोनों तरीकों से इसको ओपन करने का जो टेक्निक होती है, इसको रिवैस्कुलराइजेशन कहा जाता है। जी। जो फर्क है, अगर आप इसे मान मतलब 90 मिनट्स में जो नहीं हो पाता लोगों में, इसमें ये होता है कि इन लोगों में कहीं ना कहीं जो इनका हार्ट की पंपिंग है, इसमें डैमेज जो रह जाएगा, ये डैमेज लॉन्ग टर्म में अपने अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना। तो इस चीज को बहुत बार मतलब बहुत सी बार क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, अगर वो सही समय में आ गए हैं और हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोगों को इमीडिएटली एंजियोग्राफी एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको लगता है कि एंजियोग्राफी एकदम बड़ी सी जांच हो जाएगी या बड़ा सा हार्ट के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। तो दूसरी चीज समझना ये भी जरूरी है कि एंजियोग्राफी बड़ी जांच जरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब आजकल 15 से 20 मिनट लगते हैं केवल एंजियोग्राफी करने में। दूसरा, हम लोग रेडियल आर्टरी से करने लग गए हैं, जो बहुत सेफ हो गया। पहले जांग की आर्टरी से करी जाती है, जिसको फेमोरल आर्टरी बोलते थे। तो फेमोरल आर्टरी में ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस ज्यादा रहते थे कि कभी उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है, या पैर को बहुत 6 घंटे तक सीधा रखना पड़ता है, उसको मोड़ नहीं सकते जांग को आप। पेशेंट उठ के बैठ नहीं सकता एंजियोग्राफी होने के बाद। रेडियल आर्टरी तो से करने के बाद ये सब कॉम्प्लिकेशंस लगभग नील हो गई। अ, तुरंत के तुरंत हम पेशेंट को उठा के बिठा भी देते हैं एंजियोग्राफी के बाद, या मतलब ब्लीडिंग की जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे वो काफी कम हो गए। तो एंजियोग्राफी एक रिलेटिवली सेफ टेक्निक हो चुकी है आज की तारीख में। उसे करने में बहुत कम समय लगता है, और उससे जो पक्का एक डायग्नोसिस बनता है, जिसकी वजह से हम एक सही इलाज लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। रेडियल के बेनिफिट जैसा आपने बताया कि तुरंत ही पेशेंट उठकर खड़ा हो जाता है और उसको ज़्यादा समय आराम नहीं करना पड़ता। क्या जब हम पाँव के जांघ से एंजियोग्राफी करते हैं और वहाँ से रीडिल जाती है या जो तार जाता है, उसमें पाँव को सीधा रखना पड़ता है, और जब हाथ से करते हैं तो क्या हाथ को भी उसी तरह से मेंटेन करके रखना पड़ता है या नहीं? नहीं, हाथ को मेंटेन करने की बात ही नहीं है। हाथ में तो ये रहता है कि जो हाथ की जो पंक्चर साइट होती है, वो बहुत ही छोटी होती है। फेमोरल की भी पंक्चर साइट बहुत छोटी होती है, लेकिन मेन बात ये समझना है कि हाथ में से करने पर फीमोरल आर्टरी से करने का रिस्क ये रहता है कि कई बार फीमोरल आर्टरी हमारे जो ग्रोइन में से जहाँ से करते हैं, वहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होते हैं। आर्टरी खुद पेट में से होते हुए जाती है, इंट्रा एब्डोमिनल कोर्स है। तो वो अंदर से कहीं भी छोटा मोटा अगर डैमेज हो, तो वो हमको कई बार पता भी नहीं चलता एंजियोग्राफी के बाद, या एंजियोप्लास्टी भी अगर फीमोरल तरीके से करी जाए। रेडियल आर्टरी में से करने से हाथ में कोई ऐसे सच पोस्ट प्रोसीजरल कुछ भी नहीं रहता है। 1 डेढ़ घंटे के बाद तो मैं, मेरे पेशेंट्स अगर स्टेबल हैं, कोई ब्लॉकेजेस ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं 2 घंटे बाद उनकी छुट्टी भी कर देता हूँ। 2 घंटा भी इसलिए रखता हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होना चाहिए, क्योंकि कार्डियक प्रोसीजर हुआ है। बाकी मोस्टली तो 99.9% पेशेंट 2 घंटे के बाद भी, मतलब आधे घंटे के बाद भी जाने के लिए फिट रहते हैं। लेकिन उनको एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उनको रखा जाता है 2 घंटे के लिए, देखने के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिन वगैरह पास हो गई है, सब हो गया है, तो फिर हम उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। तो रेडियल पद्धति से एंजियोग्राफी करने के बाद एज सच मतलब आर्म रिलेटेड कोई प्रिकॉशन नहीं लेना। एंजियोग्राफी करने के बाद अगर पेशेंट के ब्लॉकेजेस आते हैं, मान लीजिए कि 1 या 2 ब्लॉकेजेस है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या निर्णय लेते हैं? एंजियोग्राफी के टाइम ही एंजियोप्लास्टी कर देते हैं? एंजियोग्राफी एक के बाद अगर किसी को ब्लॉकेजेस आते हैं, देखिए ब्लॉकेजेस में एक चीज समझना जरूरी है कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो एक तरह की पाइप है। तो वो सर्कुलर होते हैं मोस्टली, कहीं कहीं पे कुछ अलग शेप हो सकता है, बट वो एक तरह की पाइपलाइन है जो पूरे बॉडी में एक सिस्टम बिछा हुआ है, बड़ा सा जाल। इनमें अब हम एक पेरिफेरल आर्टरी से जाके एंजियोग्राफी कर रहे हैं। एंजियोग्राफी में अगर कहीं पे, जैसे ये लूमेन, हार्ट की भी जो नसें हैं ये गोल लूमेन होते हैं, इन लूमेन में अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आ गया है, मतलब सिकुड़न आ गई है, तो इसको 70% से ज्यादा हो तो ही उसे किसी तरह का इंटरवेंशन करके खोलने की जरूरत होती। 70% से लेस अगर कम स्टिनोसिस है, तो 70% से कम स्टिनोसिस अगर है, अंदर कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ दवाइयों से हो जाता है। 70% से ज्यादा अगर ब्लॉकेज है, तो या एंजियोप्लास्टी करना पड़ सकती है, या फिर अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, तो उनको बाईपास के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेंट लगाना भी पॉसिबल नहीं है। तो 70% से ज्यादा अगर 1 या 2 लीजन है या 3 भी है, तो
1 या 2 स्टेंट में अगर कवर हो सकते हैं तो उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर नहीं, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत लंबे लंबे जगह पे पूरा कोलेस्ट्रॉल जम गया है या जो बीमारी की वजह से उसमें नसें सिकुड़ गई हैं, तो इसमें फिर बाईपास का रोल आ जाता है, जो कि एक मेजर इंटरवेंशन सर्जरी। आपने कहा 70% से कम अगर ब्लॉकेज होता है एक या दो नसों में, तो फिर उसको हम दवाइयों से ठीक कर देते हैं। तो आमतौर पर जो पेशेंट्स आप देखते हैं, ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं? आमतौर पे अगर हम देखें तो मतलब देखिए, अगर हार्ट अटैक किसी को आया है तो हार्डली 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो ब्लॉकेज 70% से कम। हार्ट अटैक अगर किसी को मरीज को आया है तो वो डेफिनेटली 90% से ऊपर के ब्लॉकेज की वजह से ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब ये जो ब्लड थिन करने की दवाइयां हैं, इनकी वजह से जरूर ये हार्ट जो परसेंटेज है ब्लॉकेज का, ये कम हो सकता है। तो अगर पेशेंट को कोई दवाई नहीं दी गई है उस तरह की जिससे क्लॉट डिसॉल्व हो जाए, और अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में 90% से ज्यादा ब्लॉकेज निकलते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत पड़ती है। बहुत कम प्रतिशत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लॉकेजेस नहीं के बराबर हो। हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक नहीं आया है लेकिन पेशेंट को ये जरूर होता है कि अगर वो चल फिर रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं या थोड़ा सा एक्सर्शन होता है और उस कारण से उनको सीने में तकलीफ हो रही है, दर्द होता है, भारीपन लगता है, सांस फूलती है, इन पेशेंट्स में कई बार बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस पाए जाते हैं 50 से 60%। खास करके जो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो इन पेशेंट्स में ये तादाद ज्यादा है कि इन लोगों में ये बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज होते हैं 50%, 60%, 70%। इन लोगों को हम दवाइयां देते हैं, खून पतला करने की दवाइयां भी होती है, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसकी भी दवाइयां होती है। जो ब्लॉकेजेस ऑलरेडी 50% बन गए हैं, 50% ब्लॉकेज का ये सिग्निफिकेंस है कि वो अगर अपन ने जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, हमने अगर उनको कंट्रोल नहीं किया तो वो ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे, वो 90 होंगे कल जाके। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयां अवेलेबल हैं, जो जिनको हम एग्रेसिवली पेशेंट्स में स्टार्ट करते हैं और उनको उससे ट्रीट करते हैं कि ये ब्लॉकेजेस ना बढ़े नहीं। और कई बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स उसके पूरा पालन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल की शुगर कंट्रोल करना, और इन सब से कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में ये ब्लॉकेजेस रिग्रेस होते हैं, मतलब कम। ज्यादातर ये ब्लॉकेजेस या तो उतने ही स्टेबल रहते हैं या तो ये बढ़ते हैं। डॉक्टर, जिस तरह से एंजियोग्राफी के बाद आपने कहा कि एंजियोग्राफी के बाद हम रेडियल करेंगे तो उसको 2 घंटे बाद भी घर भेज सकते हैं, एंजियोप्लास्टी के बाद रिकवरी टाइम कितना? एंजियोप्लास्टी के बाद सच अगर देखा जाए, अगर रेडियल टेक्निक से करी गई है, तो हमारा जो मैं रिकवरी टाइम से ज्यादा मैं आपको एक यूजुअल पेशेंट का कोर्स बता दूंगा। रिकवरी टाइम तो ऐसा है, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आने के बाद अगर एंजियोप्लास्टी हुई है, तो इन पेशेंट्स में यूजुअली मतलब हार्ट की अगर पंपिंग अफेक्ट हुई है और हार्ट अटैक आने के इतनी देर बाद अपन ने प्रोसीजर करी है, हो सकता है पेशेंट मेरे पास 3 दिन बाद आया है, हमारे पास 4 दिन बाद आया, तो ये इनका रिकवरी टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 से 4 दिन तक उसकी एक नस बंद थी जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा था और उतने हार्ट का मसल जो है उसके ऊपर उसका डैमेज आया होगा, और उस हार्ट के मसल को रिकवर होने में उतना ही ज्यादा समय। अगर पेशेंट हमारे पास सही समय में आ जाता है, अगर उसका हार्ट की पंपिंग को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, हार्ट की पंपिंग रिलेटिवली अच्छे से प्रिजर्व है, तो हम लोग, अगर आज मैंने एंजियोप्लास्टी करी तो एक अगले 24 घंटे तक, अगले दिन सुबह तक हम उनको आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, और उसके अगले दिन हम उनकी छुट्टी कर देते हैं। 2 दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हम यूजुअली ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर हार्ट की पंपिंग सही है, पंपिंग में बहुत ज्यादा क्षति नहीं आई है, तो फिर हम उनको 1 हफ्ता या 10 दिन का रेस्ट करने बोलते हैं। 10 दिन में भी वो अपना रेगुलर काम सारा घर के अंदर जो भी करना है वो सब कर सकते हैं। ड्राइविंग हम यूजुअली कहते हैं कि 8 से 10 दिन अवॉइड करना चाहिए, 10 दिन बाद ही ड्राइविंग शुरू करें, बाइक हो, कार हो, जो भी, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। चलना फिरने में हमको कोई आपत्ति नहीं, हम एनकरेज करते हैं इनफैक्ट कि वो चले फिरे घर के अंदर, नीचे भी उतर के गार्डन में आसपास थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और 10 दिन बाद हम उनको यूजुअली चेकअप के लिए बुलाते हैं, और 2 हफ्ते बाद या 10 से 12 दिन बाद वो अपना काम, ऑफिस वगैरह यूजुअल जो भी रूटीन है वो शुरू कर सकते हैं।
तो ये एक एवरेज पेशेंट होता है जिसका ये। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग डैमेज्ड है, अगर उनको रिकवरी में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, तो एज सच प्रोसीजर करने में तो हमको 2 घंटा या 1 घंटा लगेगा। 1 आध घंटे में एक एंजियोप्लास्टी हो जाती है आराम से, 45 मिनट में ही हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो हमने जो नस खोल दी है, अब उसके बाद हार्ट के मसल को हील होने में जो समय लगता है वो एक वेरिएबल है। कई लोगों का 1 महीने, कभी कभी 6 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकता है। बहुत ही रोचक और अच्छी जानकारियां डॉक्टर निराग तुपकर जी ने दी है, और निश्चित तौर पर बड़ी एक जो जानकारी इस पूरे एपिसोड के दौरान निकल कर सामने आई वो यही है कि हार्ट अटैक के शुरुआती 90 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो गोल्डन पीरियड होता है जिस समय अगर हमने सही ढंग से इलाज करवा लिया, सही हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छी लाइफ, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अपने हार्ट को होने वाले नुकसान को, ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होता है उसको बचा सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक आज यू। के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।